वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम फिर से सामान्य विज्ञान घटना चक्र की जो बुक है लेटेस्ट एडिशन का 2025 का, उसमें रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। और केमिस्ट्री में अगर आप देखिएगा, सामान्य विज्ञान की जो बुक है घटना चक्र पूर्वावलोकन 2025 एडिशन, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मीन्स परमाणु संरचना का। तो इसमें जो भी बुक का नोट्स है, मैं पहले ही बता देता हूँ, बुक का नोट्स मैं कवर करने जा रहा हूँ और बुक का कंप्लीट नोट्स रहेगा। उसके अलावे जो भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं फरवरी तक, यानी कि आप समझ लो 2024 के सारे पेपर को इसमें कवर किया गया है और फरवरी 2025 तक के पेपर को भी शामिल किया गया है, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, बीपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, राजस्थान पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या कोई और स्टेट पीसीएस का पेपर हो, सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। और आप देखेंगे भी लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आपको थंबनेल में कुछ और वीडियो में कुछ और देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वीडियो कंप्लीट देखिए और अगर आप क्लास की पीडीएफ भी चाहते हैं तो आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे देखने को मिलेगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो हमारा 10 घंटे से अधिक का पॉलिटी का वीडियो था, उसमें जो भी हैंड रिटेन नोट्स थे मेरे, काफ़ी लोग उसकी डिमांड कर रहे थे कि वो टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है, तो हमने उसको वापस से अपलोड किया है टेलीग्राम पे। और उसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है, उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है, जो 10 घंटे से अधिक की पॉलिटी की घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी की जो वीडियो है उसमें आप जा करके देख सकते हैं वहां से, और उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उससे अपनी रिवीजन कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। परमाणु संरचना अपना टॉपिक है और केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है। नोट्स से शुरुआत करेंगे। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, उनको हम परमाणु यानी कि एटम्स बोलते हैं। तो देखिए, ऐसे पहले सबसे पहले तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण यानी कि सबसे छोटा कण जो माना जाता था, वो अणु को यानी मॉलिक्यूल को माना जाता था। लेकिन जब अणु को तोड़ा गया तो उसके बाद उसके टुकड़े को परमाणु कहा गया, यानी अणु से भी छोटा जो आपका पार्टिकल मिला उसको परमाणु बोला गया, एटम्स। और यह बिना अपघटित हुए अभिक्रियाओं में यानी कि जो रिएक्शंस होते हैं उसमें यह भाग ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर परमाणु दोस्तों रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं। उनका आकार अति सूक्ष्म और भार जो होता है वो बहुत ही कम होता है। देखिए, रासायनिक रूप से ये अविभाज्य हैं, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है जो डायरेक्ट आपका अभिक्रिया में यानी कि रिएक्शन में भाग ले सकता है, वह आपका एटम है। जैसे मैंने H लिखा तो आप बोलिएगा कि ये हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का परमाणु है। अब आपको पता है कि यह परमाणु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और तमाम तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डायरेक्टली आप रिएक्शन में अभी नहीं देखते हैं। सीधे हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो रिएक्शन में भाग लेता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब वही है कि परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य है और यह अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण है, यह अपघटित नहीं होता है इसके आगे। अब बात करते हैं परमाणु का आकार यानी कि इसके साइज के बारे में। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर परमाणुओं में सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का है, कारण कि इसका जो परमाणु संख्या है वो 1 है। सबसे शुरू का और सबसे छोटा परमाणु जो है वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य हैं। और 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है ये भी आप देखिएगा यहाँ पर 1 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। तो काफ़ी कम वैल्यू है यहाँ। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है आपको, ये जो वैल्यू दिया गया है ये सेंटीमीटर में है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये वैल्यू आपसे मीटर में पूछी जाती है। तो 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है दोस्तों, यह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ये याद रखिए। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में लाने के लिए आप 100 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 10⁻⁻10 बनेगा। अब आगे देखिए दोस्तों, ये परमाणु के आकार की बात थी। इसमें सबसे छोटा जो साइज है वो
28 एंगस्ट्रॉम है, जो कि परमाणु की त्रिज्या का साइज है। और बाकी जो रिमेनिंग आपके यहाँ पर तत्व बच रहे हैं, उनकी जो परमाणु त्रिज्याएँ हैं दोस्तों, वो 0.7 से लेकर और 2.5 एंगस्ट्रॉम के बीच होती हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु के भार के बारे में। भार और आकार दोनों में अंतर है। आकार का मतलब साइज उसका कितना बड़ा है, कितना छोटा है। भार का मतलब यहाँ पर मास से है। और आप देखिएगा, कई जैसे लोहा होता है, लोहा का आकार छोटा भी हो तो उसका भार अधिक होता है। रुई है, पेपर है, इसका आकार बड़ा होने के बाद भी भार कम होता है। तो इसलिए आकार और भार में बहुत अंतर है। परमाणुओं में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का है। जैसे सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन का था, वैसे ही सबसे हल्का परमाणु, सबसे हल्का तत्व नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सबसे हल्का परमाणु की बात की जा रही है। यह किसका है? हाइड्रोजन का है। कारण है कि हाइड्रोजन के परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर नंबर 1 होने के चलते और इसका परमाणु संख्या 1 है, तो इसमें चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स काफी कम है या सबसे कम है, इसलिए इसका जो भार है वो भी सबसे कम है। अब देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है दोस्तों, ये लगभग 1 एएमयू के बराबर होता है। एएमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है, ये एक यूनिट भी है द्रव्यमान व्यक्त करने की। तो इसी के मल्टीपल के तौर पर जनरली द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिए, द्रव्यमान जो हाइड्रोजन का है वो सबसे कम द्रव्यमान वाला परमाणु है, और इसका जो द्रव्यमान है ये 1.008 एएमयू है, जिसको जनरली 1 एएमयू कहा जाता है। एएमयू किसकी इकाई है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो एएमयू जो है दोस्तों, एटॉमिक मास यूनिट, ये परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। याद रखिएगा, अन्य तत्वों का यानी हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, तो बाकी का जो द्रव्यमान है वो जनरली 2 से 260 एएमयू के बीच होता है। तो अब देखिए, 2 का मतलब क्या है? 1 एएमयू का डबल है 2 एएमयू। तो कहने का मतलब वही है कि बाकी परमाणुओं के द्रव्यमान को इसके मल्टीपल के तौर पर डिनोट किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर परमाणु की हम संरचना की बात करते हैं। अभी तक हमने उसके आकार और उसके भार की बात की, अब हम उसकी संरचना की बात करेंगे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के मध्य तक परमाणु यानी एटम्स द्रव्य के, यानी कि आप समझ लीजिए पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे। यानी कि यह सबसे छोटा कण है जिसको और अधिक तोड़कर कोई और कण में नहीं बदला जा सकता। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और उसके बाद में हुई वैज्ञानिक खोजों से यह साफ पता चला कि परमाणु स्वयं कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनका मूल कण यानी कि जो उसका एलिमेंट्री पार्टिकल्स आप कह सकते हैं, जिनको मूल कण या एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। एलिमेंट्री कहने का मतलब कि अब उनसे छोटा नहीं है। सबसे पहले तो सबसे छोटा अणु को यानी मॉलिक्यूल को बोला गया, उसके बाद उससे छोटा परमाणु हुआ, लेकिन फाइनली आया आपका परमाणु से भी छोटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उनसे छोटा अभी तक नहीं बताया गया है। मूल कणों में कुछ अस्थायी कण हैं, स्टेबल हैं। शेष कण अनस्टेबल हैं, इसमें यानी कि अस्थायी हैं। आप देखिएगा, अस्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, यानी कि जो परमानेंट हैं या स्टेबल हैं, वो परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में वो रहते हैं। अस्थायी कणों का परमाणु के अंदर और परमाणु के बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है, यानी कि ये मौजूद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा ये परमाणु के आसपास या उसके इर्द गिर्द बने रहें। अब अस्थायी यानी कि स्टेबल पार्टिकल कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यानी कोई भी अगर आप परमाणु को तोड़ोगे या उसका विभाजन करोगे, तो उसमें अस्थायी तौर पर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो जरूर मिल जाएंगे देखने को। बाकी अस्थायी में जैसे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, मेसान है, ये सभी अस्थायी कण हैं। यानी कि ये दिख भी सकते हैं आपको किसी परमाणु को तोड़ने पर, यानी कि विभाजित करने पर, और नहीं भी मिल सकते हैं। होते जरूर हैं। ये जरूरी नहीं है कि जब आप उसको उसका चेक कर रहे हैं यानी कि उसको विभाजित कर रहे हैं तब आपको दिखाई दे, इसकी गारंटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल कण माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण है। इसमें सबसे पहला पॉइंट कि यह निगेटिवली चार्ज्ड है, इस पर निगेटिव चार्ज रहता है, ऋण आवेश रहता है। एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋण आवेश होता है, यानी कि एक इकाई का ऋण आवेश होता है। यूनिट का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का यानी 1 एएमयू का लगभग
1837 यानी कि 1/1837 भाग लगभग होता है एक एएमयू का, यानी हाइड्रोजन से के परमाणु से बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, कई बार ये पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों 1897 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जे टॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। तो टॉमसन ने इसका खोज किया था इलेक्ट्रॉन का। अब बात करते हैं प्रोटॉन की दोस्तों। प्रोटॉन में देखिएगा, प्रोटॉन भी बहुत ही सूक्ष्म कण है। यह धनावेशित होता है यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर भी यूनिट चार्ज ही होता है, यानी एक इकाई का ही चार्ज होता है, लेकिन इसका चार्ज धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन का ऋणावेशित होता है। दोनों पर चार्ज सेम रहता है। यूनिट चार्ज हम लोग बोलते हैं दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, और प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। अंतर इतना है कि इलेक्ट्रॉन पर ये वैल्यू नेगेटिव रहता है, और प्रोटॉन का चार्ज पूछा जाए तो यही वैल्यू आप प्लस में यानी पॉजिटिव वैल्यू बताइएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका द्रव्यमान हाइड्रोजन से भी काफी कम है, लेकिन प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है लगभग हाइड्रोजन के बराबर है। हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट धन आवेशित कण H+ शेष रह जाता है उसे हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहा जाता है। जर्मन वैज्ञानिक ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो ये ध्यान रखना है। अब प्रोटॉन का खोज किसने किया था दोस्तों, गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन का किसने किया था, टॉमसन ने। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। यह आवेशहीन है, इसको कई बार आवेशहीन लिखा जाता है। आवेशहीन कहने का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। उदासीन है, यह न्यूट्रल है, यानी कि इसके पास आप पॉजिटिव चार्ज रखो या नेगेटिव, ये उसके प्रति आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं होगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर माना जाता है। न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने किया था। तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया, फिर प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने, और इलेक्ट्रॉन का टॉमसन ने, ये याद रखना है। अब देखिए परमाणु नाभिक का संगठन, यानी कि एक परमाणु का नाभिक किस प्रकार बना होता है या किन किन कणों से बना होता है। आप देखिएगा परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। यानी कि अगर ये एटम है, मान लीजिए ये उसके ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और ये सबसे अंदर वाला जो मैंने सर्कल बनाया है, ये अगर उसका नाभिक है, न्यूक्लियस है, तो इसमें बोला गया है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन देखने को मिलेगा और साथ में न्यूट्रॉन। ये अगर न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का देखिए नाभिक का द्रव्यमान जो है, चूंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, इसलिए उसका जो भी द्रव्यमान है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के कारण है, तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। तो द्रव्यमान के कारण दोनों हैं, लेकिन अगर नाभिक का जो चार्ज है वह केवल और केवल प्रोटॉन पर डिपेंड करेगा। कारण आज सिंपल सा है, आप समझ सकते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है तो इस पर इसीलिए आवेश निर्भर ही नहीं करेगा। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जितना प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियस का भी चार्ज होगा। और मास चूंकि दोनों के पास है, प्रोटॉन के पास भी और न्यूट्रॉन के पास भी, तो जो टोटल मास होगा न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। अब देखिएगा यहाँ पर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कारण है कि ये दोनों न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु के न्यूक्लियस यानी नाभिक के घटक हैं, मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। देखिए दोस्त, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं और नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत कुछ दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रहते हैं। न्यूक्लियॉन्स आपने देखा किसको बोलते हैं हम लोग, मतलब ये हुआ कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स हैं, तो सीधे तौर पर अगर आप समझिएगा तो इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों ओर।
और पहला जो सबसे अंदर वाला है जिसको मैं न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, उसमें प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन रहता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रहता है। इसमें बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वही न्यूक्लियस का भी चार्ज होता है। और न्यूक्लियस चूँकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। यही यहाँ पर बोला गया है, नाभिक के चारों ओर कुछ दूरी पर अलग-अलग कक्षाओं में यानी कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहर सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो होगी वो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। और इसीलिए परमाणु जो होता है वह विद्युतः उदासीन होता है। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि देखो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। तो अब बताओ कि अगर कोई परमाणु है जैसे हाइड्रोजन का ही या फिर हीलियम का या ऑक्सीजन का किसी का भी मान लो, तो उस परमाणु का चार्ज क्या होगा? क्या वो परमाणु पॉजिटिव चार्ज वाला होगा या परमाणु नेगेटिव चार्ज वाला होगा या उस पर कोई चार्ज नहीं रहे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, यानी कि यह न्यूट्रल होता है। इस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर आप ढूंढिएगा तो इसका नहीं निकलेगा। कारण क्या है? जितने इसमें प्रोटॉन हैं उतने ही न्यूट्रॉन हैं और हर एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज रहता है उतना ही चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। अंतर इतना है कि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब बताओ, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होके कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब फाइनल जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा और इसलिए परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है परमाणु क्रमांक, जिसको परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, उस संख्या को ही उस परमाणु का क्रमांक कहते हैं। इसको Z से डिनोट किया जाता है। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निश्चित होता है और स्थिर होता है, वो बदलता नहीं है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम का 2 है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो इस तरीके से सबके अपने-अपने परमाणु क्रमांक होते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, चूँकि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है, तो यहाँ पर लिखा गया है प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन अगर लिख दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों दोनों की संख्या समान होती है। विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक अलग-अलग होते हैं। निश्चित तौर पर हर एक तत्व का अपना एक परमाणु क्रमांक होता है। 2 तत्वों का कभी भी परमाणु क्रमांक सेम हो जाए तो उनको हम समस्थानिक बोलते हैं, वो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए, हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। इस कथन का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन है, ठीक है? एक चीज़ दोस्तों समझने लायक है और ध्यान देने योग्य है, आप ज़रूर समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर, यह प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। और कारण क्या है कि परमाणु जो होता है वह विद्युतः उदासीन होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए दोस्तों कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों से अलग हो जाए, तो वैसे केस में आप किसको कहेंगे? तो परिभाषा के अनुसार प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगर दोनों संख्या बराबर है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी आप परमाणु संख्या कह सकते हैं, क्योंकि वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। और ऐसा कई आयनों में हो सकता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग हो। ये आयन में होगा, लेकिन जो नॉर्मल परमाणु होता है उसमें नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल परमाणु जो होता है वो विद्युतः उदासीन होता है। इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या समान ही रहती है।
अब देखिएगा द्रव्यमान संख्या की हम बात करते हैं दोस्तों। अभी हमने परमाणु संख्या पढ़ा, अब द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या यानी कि इसको ए से डिनोट करते हैं, ए बोलते हैं। तो इसका सामान्य फॉर्मूला होगा द्रव्यमान संख्या जो होगा, इसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दीजिए, यानी कि एक नाभिक में जितने भी पार्टिकल हैं, खासकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा उनके नंबर को, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो परमाणु का मास नंबर होगा। अब देखिए किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या को दिखाता है। न्यूक्लियन मैंने बताया आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या को या फिर दोनों को ही हम न्यूक्लियन बोलते हैं। आप देखिएगा द्रव्यमान संख्या तत्व का मूल लक्षण नहीं है, यानी कि द्रव्यमान संख्या पर तत्व का कोई लक्षण निर्भर नहीं करता है। यह परमाणु संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। किसी तत्व के भिन्न-भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या अलग-अलग भी हो सकती है। यानी कि तत्व एक ही है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि कार्बन है, कार्बन के अलग-अलग प्रकार के परमाणु हैं मान लो, तो उनका द्रव्यमान भी अलग-अलग हो सकता है, भले ही वह कार्बन के परमाणु हों। अब परमाणु भार, देखिए परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग-अलग है। द्रव्यमान संख्या केवल एक संख्या को डिनोट करता है जिसमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की टोटल नंबर को दिखाया जाता है। परमाणु भार देखिए किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु भार आप कह लीजिए, उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा लगभग बराबर होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। परमाणु भार द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। परमाणु भार नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या यानी कि जिसको हम परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोलते हैं जेड, और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और इन दोनों के योगफल को ही हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लगभग बराबर दिखाया गया है। दोस्तों अब हम सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में देखते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही आप यहाँ देख सकते हैं, सम का मतलब समान और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नाम से ही पता चल रहा है। जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। कारण है कि उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक जैसा होता है। जैसे आप सोडियम का आयन देख सकते हैं, मैग्नीशियम का आयन है यहाँ पर, फिर फ्लोरीन का है, ऑक्सीजन का है, नियोन का है, तो ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी। देख भी सकते हैं नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ये जो आयन है इसमें आप देखेंगे जैसे O पर 2 बार माइनस का साइन लगा है, इसका मतलब ऑक्सीजन ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, किसी से ग्रहण कर लिया है। तो अब देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या तो 8 होता है, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 2 माइनस लगने का मतलब 2 इसने किसी से ले लिया है, तो इसके पास अब 10 हो गए, तो दोनों में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो गया, तो इसीलिए इन दोनों को हम सम इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। वैसे ही इन सभी में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 10-10 है, और इसी केस में आप देखेंगे जैसे सोडियम का आयन लिखा गया है Na+, तो एक जो हमने पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अलग-अलग हो जाए तो परमाणु संख्या किसको कहेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। जनरली अगर केवल सोडियम का परमाणु होता, जैसे Na लिखा है यानी ये सोडियम का परमाणु है, और इसकी जो परमाणु संख्या होती है जेड वो 11 होती है, इसका मतलब कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी न्यूट्रॉन बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, 11। क्योंकि ये एक परमाणु है तो ये उदासीन होगा विद्युतः, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर जेड हो गया। लेकिन अगर Na+ लिख दिया गया, इसका मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। अगर दे दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, तो अब बोलेंगे कि इस आयन में, जो सोडियम का आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो 10 रह गए, लेकिन प्रोटॉन तो नाभिक में रहता है, प्रोटॉन नहीं दिया गया है, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या तो यहाँ पर अभी भी 11 है। तो अब मैं इस आयन का अगर एटॉमिक नंबर पूछूं तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पर दोनों नंबर अलग-अलग हो गया है। तो ऐसे केस में हमें प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहना होगा, और इसीलिए परिभाषा में जनरली आप देखेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या को ही बोला जाता है कि प्रोटॉनों की जितनी संख्या होगी उसको हम परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। कारण है कि यह चेंज नहीं होता है, इसका लेन देन नहीं चलता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या
चेंज भी हो सकती है। आयन होने पर आयन तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन कुछ निकल जाते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए। तो इन सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन हैं, ये यहाँ पर दिखाया गया है, इसलिए ये सम इलेक्ट्रॉनिक हुए। अब ऐसे ही समस्थानिक हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स। अब यहाँ पर सम का मतलब हो गया एक जैसा, बराबर, और स्थानिक का मतलब जिनका पोजीशन एक जगह हो। पोजीशन किस आधार पर किया जाता है? देखिएगा, आप जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें पोजीशन परमाणु क्रमांक के आधार पर ही होता है। जैसे हाइड्रोजन को 1 नंबर पे रखा गया है, कारण इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम को 2 नंबर पर रखा गया है क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 2 है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है उसी के आधार पर उसका स्थान तय किया जाता है। तो अब सीधा बात है, समस्थानिक यानी कि 2 परमाणुओं या आयनों का स्थान एक जगह कब होगा? जब उनका परमाणु क्रमांक यानी Z क्या हो? बराबर हो, परमाणु संख्या बराबर हो। तो अगर परमाणु संख्या बराबर होता है किसी 2 परमाणुओं का, तो उनको हम क्या कहेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों या फिर द्रव्यमान संख्याओं के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। यानी कि देखिए, परमाणु क्रमांक तो समान होना चाहिए, लेकिन द्रव्यमान संख्या या फिर आप परमाणु द्रव्यमान कह लो, ये अलग-अलग होना चाहिए। अगर परमाणु का द्रव्यमान अलग-अलग है लेकिन क्रमांक एक ही है यानी परमाणु संख्या एक है, तो उनको समस्थानिक कहेंगे। आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान अलग-अलग नहीं होता है, एक ही जगह पर होता है। कारण है उनका परमाणु क्रमांक एक जैसा होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात किए गए हैं, जिनका परमाणु क्रमांक एक ही है। अगर परमाणु क्रमांक एक ही है, इसका मतलब तीनों एक ही नंबर पे रहेंगे, और चूंकि तीनों का पोजीशन एक जगह है इसलिए उनको समस्थानिक बोलेंगे। लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्याएं अलग-अलग हो सकती हैं। जैसे पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है। इन समस्थानिकों को हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 को सामान्यतः ड्यूटेरियम कहा जाता है, और हाइड्रोजन 3 जिसको ट्राइटियम कहा जाता है। तो इनके ये 1, 2, 3 कहने का मतलब वही है जो 1, 2, 3 यहाँ पर दिया गया है। इनके द्रव्यमान संख्या के आधार पर ये लिखा गया है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार दोस्तों, ऑक्सीजन तत्व जो है इसके भी 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 8 ही है। चूंकि वे ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं, इसीलिए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक तो एक ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग-अलग होंगी। जैसे पहले का 16 है, अगले का 17 और तीसरे का 18 है। समस्थानिकों को ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, किसी तत्व के समस्थानिकों में दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है, कारण कि समस्थानिक है तो प्रोटॉन सेम होंगे, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग-अलग होती है, तभी तो उनकी द्रव्यमान संख्या अलग होगा। अब आइसोबार की बात करते हैं, यानी कि समभारिक। नाम से स्पष्ट है, समभारिक का मतलब भार समान होगा। भार कैसे समान होगा? भार डिपेंड किस पर करता है? तो आप बोलोगे प्रोटॉनों की संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु भार या फिर इसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर यह निर्भर करेगा। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या इनमें समान होनी चाहिए। तो आप देखिएगा, समान परमाणु द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग-अलग होना चाहिए। ऐसे परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग-अलग होते हैं, उनको समभारिक कहते हैं। इसका अपोजिट अगर हो जाए, यानी द्रव्यमान संख्या असमान हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान हो जाए, तो उनको समस्थानिक बोलेंगे। आवर्त सारणी में समभारिकों का स्थान अलग-अलग होता है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक अलग-अलग होते हैं। इनका भार लेकिन एक समान होता है। अब देखिएगा, यहाँ पर जैसे ये आपको दिखाया गया है, जहाँ पर 2 परमाणु दिखाए गए हैं, लेकिन दोनों के भार तो समान हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इसमें प्रोटॉनों की संख्या अलग-अलग है। इसके कारण इनका जो क्रमांक है वो अलग-अलग है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इसमें प्रोटॉन 1 है, इसमें 2 है। जनरली यहाँ पर जो दिखाया गया है 1 और 2, ये परमाणु क्रमांक को दिखाता है। एक ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, तो दोनों समभारिक हैं निश्चित तौर पर। कारण है कि इनका द्रव्यमान संख्या क्या है? सेम है। इस फॉर्मेट में जैसे ये H1 और 3 लिखा गया है, तो इसमें सीधे तौर पर समझिए H का मतलब हो गया कि यह हाइड्रोजन का परमाणु है, और नीचे जो वैल्यू लिखी गई है ये Z यानी परमाणु क्रमांक होता है, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है जनरली। तो ये 1 प्रोटॉनों की संख्या को दिखाता है,
और ऊपर जो 3 है ये द्रव्यमान संख्या है या परमाणु भार कह सकते हैं, ये वैल्यू 3 है। अगर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना हो तो निश्चित तौर पर हमें ए में से जेड को माइनस करना होगा, यानी इस 3 माइनस 1 करोगे तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी। तो यहाँ भी द्रव्यमान संख्या 3 है, यहाँ भी द्रव्यमान संख्या 3 है, यानी द्रव्यमान संख्या बराबर है, परमाणु भार बराबर है, तो इनको समभारी कह दिया गया। लेकिन परमाणु संख्या यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो परमाणु संख्या यहाँ पर परमाणु क्रमांक अलग-अलग है। समभारिकों के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग-अलग होती है। निश्चित तौर पर ओवरऑल अगर आप योगफल देखोगे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का, तो वो समान होता है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं होती है। अब देखिए सम न्यूट्रॉनिक, निश्चित तौर पर सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स, यानी कि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, तो यहाँ पर देखिएगा अलग-अलग तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, को हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जैसे सिलिकॉन को दिखाया गया है, फिर आपका यहाँ पर सल्फर है और फास्फोरस है, सल्फर है, इन सब में आप देखिएगा सम न्यूट्रॉनिक है, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या को अगर आप निकालिएगा, कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो, ये ए है, ये जेड है, 31 माइनस 15 करोगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी? आप बोलोगे कि ये 16 आ गया। लेट्स से ये N1 है, यहाँ पर सेकंड केस में निकालो N2, तो यहाँ पर 32 था और ये 16 था, तो ये भी माइनस करोगे, 32 माइनस 16, तो ये भी वैल्यू 16 आएगा। तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या एक जैसा आ गया, इट मीन्स कि दोनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। वैसा ही सिलिकॉन के साथ था, ये 30 है और यहाँ पर ये 14 है, माइनस करोगे 30 है और ये 14 है, तो माइनस करोगे तो ये भी 16 आएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा इसी प्रकार यहाँ पर 3 जो ये हाइड्रोजन और हीलियम के जो दोनों परमाणु हैं, ये भी सम न्यूट्रॉनिक हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप माइनस कीजिएगा तो वैल्यू 2 मिलेगा और यहाँ पर कार्बन का और नाइट्रोजन का भी सम न्यूट्रॉनिक दिया गया है। अब बात करते हैं हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में। जनरली हिंदी में रेडियो सक्रियता कहा जाता है। तो कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम, इनमें स्वतः ही एक प्रकार की वेधी यानी कि पेनिट्रेटिंग किरणें उत्सर्जित होती हैं, हानिकारक किरणें आप कह सकते हैं। वेधी का मतलब जो भेद सके किसी को, उसको समझिए तो उसमें होल बना के या डायरेक्ट ही उसको आर पार कर सके बिना होल बनाए भी। ऐसे पदार्थों को जिनमें से ये किरणें निकलती हैं उनको रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और इन किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर वैसे पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम, रेडियम, जिनमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणें ये सब निकलती रहती हैं, अपने आप निकलती रहती हैं, उनको रेडियो एक्टिव हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों से अपने आप यानी स्वतः ये इन किरणों का, वेधी किरणों का उत्सर्जन जो है, यह गुण रेडियो एक्टिवता यानी कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता कहलाता है और ऐसे पदार्थ को हम रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। आप देखिएगा दोस्तों रेडियो एक्टिवता यानी रेडियो सक्रियता, इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है रेडियो सक्रियता। तो देखिए यह रेडियो सक्रियता परमाणु नाभिक का एक प्रॉपर्टी है। रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक अस्थायी होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। उनमें स्वतः विघटन यानी कि डिसइंटीग्रेशन ये स्वतः होता है अपने आप। परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिव विघटन यानी कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और डीके कहते हैं। परमाणु नाभिकों से वेधी किरणें का मतलब अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आगे है रेडियो एक्टिव विघटन, एक नाभिकीय प्रक्रिया है, न कि रासायनिक अभिक्रिया, यानी इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि यह एक नाभिक का विघटन है, यानी कि उसके अवयवों में टूटना, ऐसे आप कह सकते हैं। हम अवयवों में टूटना नहीं कहेंगे, उसमें क्षय होना कह सकते हैं, लगातार उसमें से रेडियो एक्टिव किरणों का निकलना। अब देखिए यहाँ पर एक और लाइन है, रेडियो एक्टिवता का गुण प्रायः भारी नाभिकों में पाया जाता है, क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं। जो हल्के नाभिक हैं वो तो अस्थायी हैं, लेकिन जो नाभिक बहुत भारी हैं, जैसे आप देखिएगा परमाणु क्रमांक जो 83 है, उसके बाद के जो भी तत्व हैं वो रेडियो एक्टिव माने जाते हैं।
कारण है कि वो काफ़ी भारी हैं और उनके नाभिकों से रेडियो एक्टिव किरणें यानी अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन होते रहता है। कई बार सवाल पूछा जाता है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी यानी कि जो रेडियो सक्रियता है, उसकी खोज हेनरी बेक्युरेल द्वारा किया गया था। बेक्युरेल लिखा गया है, कई जगह यह बेक्युरेल ऐसे लिखकर भी आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और रेडियो एक्टिविटी की खोज सबसे पहले यूरेनियम तत्वों में किया गया था। उसके बाद कुछ समय बाद ही मैडम क्यूरी ने थोरियम में रेडियो एक्टिव गुणों की खोज की थी। 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी दोनों ही व्यक्तियों को रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की। इन दोनों ने मिलकर के 1898 में इसकी खोज की थी। मैडम क्यूरी ने वर्ष 1902 में यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेड, जिसको U3O8 के रूप में दिखाया जाता है, में एक नए तत्व रेडियम की खोज की थी, जो यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव है। और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था रेडियम की खोज के लिए। देखिए अब क्या-क्या सवाल पूछा जाता है। एक तो आपने देख लिया कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बेक्युरेल ने। अच्छा, अब देखिए पोलोनियम का खोज किसने किया था? ये भी पूछा जाता है। तो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे दोनों ने ही मिलकर के रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम का खोज किया था। अच्छा, अब पिच ब्लेड में एक जो नए तत्व रेडियम की खोज की थी, ये किसने की थी? तो रेडियम की खोज के बारे में भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। रेडियम की खोज किसने की थी दोस्तों? ये की थी मैडम क्यूरी ने, मैरी क्यूरी ने। मैडम मैरी क्यूरी ने वर्ष 1902 में आपको रेडियम की खोज की थी, ये याद रखना है। और यह यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 30 लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव है, यानी इतना गुना अधिक तेजी से इसके जो नाभिक होते हैं उसका क्षय होता है। अब देखिए वर्तमान शताब्दी में कई नए रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज हुई है, जिनमें रेडॉन है, फिर प्रोटो एक्टिनियम है, फिर एक्टिनियम है, फ्रांसियम है और स्टैटिन है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो अल्फा, बीटा और गामा किरणें हैं, इनमें कुछ तुलनात्मक हम प्रॉपर्टी का तुलना कर लेते हैं इनकी। सबसे पहले अल्फा किरणें हैं, फिर बीटा किरणें और फिर गामा किरणें। अल्फा में क्या है? ये धनावेशित होती हैं, पहली चीज़ अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं। अल्फा कणों से ये बनी होती हैं और एक अल्फा कण पर 2 यूनिट का चार्ज होता है। 2 यूनिट का चार्ज अब धनावेशित है तो एक प्रोटॉन का दोगुना चार्ज इस पर होगा। प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 का पॉजिटिव वैल्यू का इतने कूलम का चार्ज होता है, तो इसका डबल होगा एक अल्फा किरण पे, एक अल्फा के पार्टिकल पर। अब देखिएगा अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम 4 के परमाणु नाभिक के द्रव्यमान के बराबर अर्थात 4 AMU के बराबर होता है। अल्फा कण हीलियम परमाणु नाभिक ही होता है एक तरह से आप समझिए तो, क्योंकि हीलियम का जो आवेश है वो निश्चित तौर पर 2 नंबर पे आता है, तो उसमें 2 प्रोटॉन हुए तो 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर है उसका भी। और आवेश जो अल्फा कण का है ये भी 2 प्रोटॉन के बराबर है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर यह हीलियम के नाभिक को ही कहा जाता है, ऐसे आप कह सकते हैं। इसे आप देख सकते हैं इस रूप में या फिर इस रूप में दिखाया जा सकता है। दोनों में ही परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान संख्या 4 लिखा गया है। बीटा किरणों की बात कीजिएगा तो बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है इन पर, और ये बीटा कणों से बनी होती हैं। और बीटा कण का जो चार्ज होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम का जो नेगेटिव वैल्यू होता है, वही एक बीटा कण पर भी आपको देखने को मिलता है। तो बीटा कण अर्थात इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋण आवेश होता है, तथा कण जो है इसका द्रव्यमान आपको यहाँ पर दिया गया है, इतने AMU के बराबर होता है। अब देखिएगा यहाँ पर बीटा कण को भी आप इस तरीके से या इस तरीके से दिखा सकते हैं। नेगेटिव दिखाया जा रहा है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात करते हैं गामा किरणों का, तो यह न्यूट्रॉन से मिलता-जुलता है। न्यूट्रॉन के जैसा ही इस पर कोई चार्ज नहीं देखने को आपको मिलेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। गामा किरणें दोस्तों, गामा किरणों के सदृश विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यानी कि गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग बराबर होता है। ये देखिए अभी कंपैरिजन और भी है। अगर हम वेग की बात करें
तो अल्फा किरणों का जो वेग होता है दोस्तों, यह प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, जबकि बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है और गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। तो वेग में आप देखिएगा तो गामा किरणों का और बीटा किरणों का वेग लगभग बराबर है, लेकिन अल्फा किरणों का जो वेग है वो अपेक्षाकृत इनसे कम है, यानी कि इनके 10% के बराबर है। वेधन क्षमता यानी पेनिट्रेटिंग पावर देखिएगा तो अल्फा किरणों का जो वेधन क्षमता है ये 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमीनियम की चादर को यह भेद सकता है, यानी कि उसको पार कर सकता है 0.002 सेंटीमीटर की मोटी एल्यूमीनियम की चादर को। जो बीटा किरणें हैं इनकी वेधन क्षमता अल्फा किरणों से अधिक होती है और इनकी जो वेधन क्षमता है, इनकी वेग चूंकि अधिक है, प्रकाश के वेग के लगभग बराबर है, इसीलिए 0.2 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमीनियम की चादर को ये वेध सकती हैं और सबसे अधिक वेधन क्षमता होता है दोस्तों गामा किरणों का। ये 100 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमीनियम की चादर को भी वेध सकती है। इसका मतलब कि 100 सेंटीमीटर मोटा अगर आप एल्यूमीनियम का दीवार खड़ा कर दें, इस तरफ से अगर आप गामा किरणों का टॉर्च जलाएं तो दूसरी तरफ उसका उजाला चला जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि उसकी किरणें उसको वेध कर दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो ये अपारदर्शी नहीं रहा, इसके लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। आयनकारी क्षमता अगर आप देखिएगा आयोनाइजिंग पावर, तो अल्फा किरणें गैसों को आयनित करती हैं। इनकी आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी तथा गामा किरणों की अपेक्षा 10,000 गुनी होती है। बीटा किरणों की बात कीजिएगा तो बीटा किरणों गैसों को आयनित करती हैं। इनकी आयनकारी क्षमता गामा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है और गामा किरणें गैसों को आयनित करती हैं और इनकी आयनकारी क्षमता जो है वो अल्फा किरणों का 1/10,000 गुना और बीटा किरणों का 1/100 गुना होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि सबसे अधिक जो आयनित करने की क्षमता है वो अल्फा किरणों का, उससे कम है बीटा किरणों का और उससे कम है गामा किरणों का। अच्छा, अब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों का प्रभाव इन पर क्या पड़ता है, ये हम देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अल्फा किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती हैं। तो चूंकि इस पर चार्ज है तो ये विक्षेपित होगा ही। चार्ज है तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने इफेक्ट पढ़ा होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का दोनों का ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आप देखिएगा यह ऋण आवेश की तरफ खींचता है। कारण क्या है, जो आपका अल्फा कण है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए यह ऋण आवेश की तरफ आकर्षित होगा और चुंबकीय क्षेत्र में भी ये विक्षेपित होता है, यानी इसमें चुंबकीय गुण भी होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है इस पर। बीटा किरणों में देखिएगा तो विद्युत क्षेत्र में यह धन आवेश की तरफ मुड़ेगा। कारण है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ेगा। अच्छा, बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र में अल्फा किरणों की अपेक्षा अधिक विक्षेपित होती है, क्योंकि अति अल्प द्रव्यमान के कारण बीटा किरणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात बहुत अधिक हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में भी ये विक्षेपित होती हैं क्योंकि इन पे भी चार्ज है। बीटा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा किरणों की अपेक्षा कम काला करती हैं। गामा किरणें उदासीन होती हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इन किरणों पर विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों का ही प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है इनके बारे में। अब देखिएगा यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या प्रभाव है। अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला करती हैं। हमने बीटा किरणों के बारे में देखा, बीटा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा किरणों से कम काला करती हैं और गामा किरणें जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को सबसे कम काला करती हैं। अब देखते हैं बेरियम प्लेटिनो साइनाइड और जिंक सल्फाइड पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका। अल्फा किरणें प्रदीप्ति उत्पन्न करती हैं, यानी कि इन पर अल्फा किरणें डालिएगा तो प्रदीप्ति का मतलब उजाला उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। बीटा किरणें भी प्रकाश उत्पन्न करती हैं, गामा किरणें भी प्रकाश ही उत्पन्न करती हैं। तो अब सीधे हम प्रश्न पर आ चुके हैं और प्रश्न शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और कोई भी इम्पोर्टेंट बुक हो आप चाहें तो उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप बस मुझे कमेंट करके बताइए
मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा आपको सॉल्यूशन, चाहे कितनी भी महँगी बुक हो, बस बुक की जो कंटेंट है वो अच्छी होनी चाहिए, सबके लिए वह बेनिफिशियल होना चाहिए। फिलहाल आप इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर का जॉइन कर लेना है। दोस्तों, अभी तक आपको कुछ भी अगर समझ आया, वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। दोस्तों, पहला सवाल है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, रसायन शास्त्र का जनक दोस्तों कहा जाता है लेवोजियर को, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। बाकी आइंस्टीन, सीवी रमन, ये दोनों ही फिजिक्स से रिलेटेड हैं। यहाँ पर रदरफोर्ड भी, ये परमाणु के नाभिक का इन्होंने एक थ्योरम दिया था। परमाणु का जो बनावट है, परमाणु संरचना से संबंधित इन्होंने अपना एक थ्योरम दिया था, इसलिए ये जाने जाते हैं। लेकिन रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। ये 67वीं बीपीएससी का सवाल है। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या किस पर निर्भर है? कि ऐसे ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, या फिर जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, या स्थिर संगठन के नियम पर, या रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता हम रेडियो एक्टिविटी को बोलते हैं, रेडियोधर्मिता के नियम पर। आखिरी है यहाँ बहु अनुपात के नियम पर। अब देखिए दोस्तों, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है हम आगे देखेंगे अभी, लेकिन ये दोस्तों अगर हम तीसरा को छोड़ दें तो बाकी के सभी, यानी पहले, दूसरे और चौथे, इन सभी से संबंधित है। या कैसे संबंधित है मैं आपको बताता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये 70वीं बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया था, तो केमिस्ट्री का ये एक अच्छा सवाल माना जा सकता है। देखिए, आपने 9th क्लास में या फिर 11th-12th में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ज़रूर पढ़ा होगा। जॉन डाल्टन, इन्होंने 1803 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया। इसमें सबसे पहला है दोस्तों कि पदार्थ जो है वो अविभाज्य कणों से बना है, जिसे परमाणु कहा जा सकता है। डाल्टन ही पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह कहा था कि परमाणु जो होता है वह अविभाज्य है, यानी उससे छोटा कोई कण नहीं होता है। एटम को और उनसे छोटे कणों में, उससे छोटे कण में हम विभाजित नहीं कर सकते। आगे चलकर विभाजित किया गया और परमाणु को तोड़कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब निकाला गया या बताया गया। तो ये जो इनका सिद्धांत है वो आगे चलकर गलत साबित हुआ जब खोज हुआ तब। दूसरा कथन था इनका, एक तत्व के सभी परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। फिर तीसरा कथन क्या था, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से अलग होते हैं। ये तो ठीक है। परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। यौगिकों में विभिन्न तत्वों में परमाणु सरल पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। तो ये सब इनके जो परमाणु सिद्धांत है उसकी प्रमुख बातें। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन अनुपात का नियम और बहु अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। या फिर इन्हीं के आधार पर, इन्हीं नियमों के आधार पर डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था। आप देख सकते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है दोस्तों? यह कहता है द्रव्यमान जो होता है वह संरक्षित रहता है। द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये काम करता है। तो ऐसा ही परमाणु के बारे में इन्होंने बोला था, परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता है, परमाणु पूर्ण संख्या में भाग ले सकता है। अब देखिए यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इनके अनुसार, या फिर इस नियम के अनुसार, किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव एक समान होता है। यानी कि कोई भी यौगिक हो उसमें तत्वों का द्रव्यमान का जो अनुपात रहेगा वह हमेशा सेम रहेगा। जैसे जल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जल जैसे H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 के रेशियो में होता है। कारण है हाइड्रोजन का एक परमाणु का वेट 1 होता है, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है यहाँ पर, तो वेट 2 हो गया।
ऑक्सीजन के एक परमाणु का वेट कितना होता है 16, रेशियो निकालोगे आप तो 1 और 8 का आएगा। यही स्थिर अनुपात का नियम है कि अब वाटर कहीं से भी आप उठा लो, चाहे वह समुद्र का पानी हो या नलके का पानी हो या आरओ वाला वाटर हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स रहेगा 1 और 8 का, वही स्थिर अनुपात का नियम है। आई थिंक 11th क्लास में इसको पढ़ना है। गुणित अनुपात का नियम भी 11th क्लास में ही पढ़ना है आपको। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन के द्वारा ही 1803 में दिया गया था। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक या एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक के अनुपात में ही होगा। तो इन तीनों को उसमें देखने को मिल सकता है, ये तीनों नियम, इसलिए आंसर में इन तीनों का नाम था। अगला सवाल फिर से 70वीं बीपीएससी का है और ये भी परमाणु मॉडल से ही आधारित संबंधित है। आप देखिएगा, परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? गोल्डस्टीन, नील्स बोर, रदरफोर्ड, इन लोगों ने भी दिया था। जे थॉमसन पहले पर्सन हैं जिन्होंने परमाणु का संरचना के बारे में बताया, उसका मॉडल प्रस्तुत किया। इनका मॉडल क्या था कि परमाणु जो है वह एक, आप समझिए तो तरबूज के जैसा होता है और इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है, नहीं, प्रोटॉन इसके अंदर धसे होते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये एक तरबूज का गोला है, तो इसमें लाल जो खाने वाला भाग होता है उसको पॉजिटिव चार्ज बताया गया है और इलेक्ट्रॉन इसमें बीज के समान अंदर घुसे रहते हैं, ऐसे समझ सकते हो। यानी कि पूरा बॉडी ही पॉजिटिव चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे रहते हैं। तो ये जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था परमाणु का, वो जे थॉमसन ने दिया था और सबसे पहला परमाणु के बारे में कोई मॉडल प्रस्तुत किया गया तो वो यही मॉडल था। इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये मॉडल यहाँ पे दिया भी गया है। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति जे थॉमसन थे। 1898 ईस्वी में इन्होंने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है जिसकी त्रिज्या लगभग 10 की पावर -10 मीटर होता है, जिसमें धन आवेश समान रूप से वितरित रहता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थिर होते हैं कि उससे अस्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं, जैसे प्लम पुडिंग, रेजिंग पुडिंग अथवा तरबूज मॉडल। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित हैं। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित हुआ माना गया है। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था, लेकिन यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। अब देखिए अगला सवाल है, परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो आप देखिएगा दोस्तों, परमाणु के केंद्र यानी नाभिक में धनावेश रहता है, ये बात तो सही है, लेकिन नाभिक में जो कण होते हैं उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। हालांकि न्यूक्लियस यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या के बारे में या कणों के बारे में सवाल नहीं था। एक परमाणु के केंद्र का जो धनावेश होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, यानी नाभिक कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी को माना जाएगा। अगर ये नहीं होता तो हम प्रोटॉन को भी मान सकते थे, क्योंकि प्रोटॉन भी केंद्र में होता है और वह भी नाभिक के अंदर रहता है, लेकिन जब नाभिक ही ऑप्शन में है तो हम नाभिक को चूज कर लेंगे। देखिए, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही स्थित होते हैं, जिनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, वह एक उदासीन कण होता है और इस कारण से जो नाभिक है वह भी धनावेशित होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव है। क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, यानी नाभिक में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा पदार्थ, और ये सवाल कई बार पहले पूछा गया है, हालांकि परमाणु पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग है या सबसे छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, यानी उसके सभी गुण उसमें मौजूद होते हैं, इसीलिए वह पदार्थ का सबसे छोटा कण है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्योंकि इसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में यह नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं
और प्रोटॉन पे धन आवेश, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं रहता है। प्रोटॉन में परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें हम ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बीपीएससी का है और 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया है री एग्जाम में। परमाणु के नाभिक में कौन मूलभूत कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अभी हमने देखा, सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। और लगातार ये 2-3 बार सवाल आ गया। परमाणु नाभिक की संरचना जो होती है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धन आवेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश रहता नहीं है, वह उदासीन कण है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, क्योंकि ये कण परमाणु के न्यूक्लियस के घटक हैं, यानी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं ये मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, 67वीं बीपीएससी का ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होता है। नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहता है अपने ऑर्बिट्स में, तो इसलिए पहला तो गलत हो गया। बाकी इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये सही माना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। समस्थानिक में परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में और कार्बन डेटिंग इत्यादि में समस्थानिक परमाणु का इस्तेमाल किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो हटा दीजिए। अब यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, परिभाषा के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन कण और साथ में धनावेशित प्रोटॉन कण दोनों पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। इसी परमाणु में उपस्थित धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। कारण है कि परमाणु में कुल प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है। जो उदासीन परमाणु होते हैं उनमें परमाणु में समग्र आवेश ओवरऑल 0 हो जाता है, इसीलिए इसको हम उदासीन कहते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के साथ प्रोटॉन रहता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बोल रहा है न्यूक्लियस में होते हैं, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये सही है। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा भी था, इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, ये अगर न्यूक्लियस है मान लो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो इसके चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से। अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी एटम का भाग नहीं है। अब यहाँ एटम लिख दिया, तो एटम का मतलब परमाणु है। परमाणु का भाग कौन नहीं है? देखिए इलेक्ट्रॉन उसका भाग है, प्रोटॉन भी उसका भाग है, न्यूट्रॉन भी उसका भाग है, फोटॉन उसका भाग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आप देखिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल्स होते हैं जो प्रकाश के वेग से गति करते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय किरणों का निर्माण फोटॉन से ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो था वो अलग था। अगला सवाल है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्वों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृत तत्व इसका सही आंसर होगा। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? अगर कोई एक ही तत्व है तो उसके परमाणु भी सेम होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, समान परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक की खोज दोस्तों रदरफोर्ड ने की थी, जब उन्होंने अपना मॉडल बनाया था, परमाणु मॉडल जो दिया था इन्होंने, तो उसी में इन्होंने अपना खोज किया था। आपने ये मॉडल जरूर पढ़ा होगा कि रदरफोर्ड ने इस पर अल्फा किरणों की बमबारी कराई थी, तो कुछ किरणें जो दूर थी वो ऐसे चली गई, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे नाभिक से मतलब दूर गए। जो नाभिक के सामने गया वो नाभिक के सामने से ही रिटर्न हो गया। कारण है कि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है
और पॉजिटिव चार्ज को जब इस पर डाला जाएगा तो पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी पॉजिटिव से दूर भागेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी दूर भाग गया, ये भी दूर भाग गया, ये भी, और जो ठीक सामने गया वो ठीक सामने से ही वापस आ गया, उसको क्रॉस नहीं किया। और इस मॉडल के द्वारा ही इन्होंने, रदरफोर्ड ने अपना जो परमाणु का नाभिक होता है उसका भी खोज किया था। तो ये इन्होंने 1911 में किया था, परमाणु की नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उन्हें सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले से प्रारंभ करना है और आखिरी गतिविधि तक जाना है। पहला है यहाँ पर पाई मेसन की खोज, दूसरा है न्यूट्रॉन की खोज, तीसरा है इलेक्ट्रॉन की खोज और चौथा है यहाँ पर प्रोटॉन की खोज। देखिए दोस्तों, अगर मैं ईयर वाइज लिख भी दूं यहाँ पर, जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे टॉमसन द्वारा, कब किया गया दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी दोस्तों 1897 ईस्वी में। उसके बाद प्रोटॉन की खोज हो जाती है गोल्डस्टीन के द्वारा। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज कब की थी, 1886 में, 1886 नहीं, अच्छा, सबसे पहले इसका मतलब नहीं हुआ। फिर न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी सबसे आखिरी में, इन तीनों में 1932 में। और पाई मेसन की खोज कब हुई थी, पाई मेसन की खोज हुई थी 1947 में, जब अपना देश आजाद हुआ था। तो 1947 इसका सही आंसर है। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ है और आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों 1897 में, कई जगह ये 98 में मिलता है। जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज 1886 में। जर्मन भौतिक विज्ञानी गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में ब्रिटिश विज्ञानी जेम्स चैडविक ने की थी। और पाई मेसन की खोज 1947 में ब्रिटिश विज्ञानी सेसिल पॉवेल ने की थी। अब देखिए, सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन का हाइड्रोजन आयन के रूप में अवलोकन किया था। तत्पश्चात रदरफोर्ड ने अन्य नाभिक में इसकी पहचान एवं नामकरण किया था। अगर रदरफोर्ड को प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाए तो कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित क्रम जो होगा वो ऑप्शन बी यहाँ पर सेट हो जाएगा। क्योंकि कई जगह आप देखेंगे तो रदरफोर्ड आंसर मिलता है। अगर प्रोटॉन की खोज किसने की थी ये पूछिएगा तो कई जगह आंसर आपको रदरफोर्ड मिलेगा। अगला सवाल है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। मैं सही से मार्क कर देता हूं, जेम्स चैडविक। आगे बढ़े। 1932 में इन्होंने खोज की थी। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 में स्पष्ट रूप से चैडविक ने की। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा कराई जाए तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, जिन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। विद्युत उदासीन का मतलब उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन एक उप परमाणु कण है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन तो है ही, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सारे हैं। ड्यूट्रॉन नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उप परमाणु प्रारंभिक या सम्मिश्रण परमाणु होते हैं, यानी जिनको मिलाकर परमाणु बना होता है, जो छोटे अणु से होते हैं, जो अणु से छोटे होते हैं, सॉरी। उप परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सभी मूल रूप से शामिल हैं। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है, स्टेबल पार्टिकल है, जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह हाइड्रोजन का परमाणु है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म यानी पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर है, जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ही सही हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं होगा, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। देखिए, कारण है दोस्तों, पार्टिकल एंटी पार्टिकल का क्या मतलब है। एंटी जहां आया तो पहली बात की पॉजिटिव सॉरी चार्ज जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए, यानी एक पर अगर पॉजिटिव है तो दूसरे पर नेगेटिव, या एक पर नेगेटिव तो दूसरे पर पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा दोनों का मास भी सेम होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने ए को चूज किया। आप देखिएगा दोस्तों, अधिकतर कणों के अनुरूप उनके संबद्ध एक प्रतिकण भी होता है उनका,
जिसका द्रव्यमान उस कण के बराबर लेकिन विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेश एंटी इलेक्ट्रॉन होता है जिसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ विशिष्टता दिया गया है, एक तरफ पार्टिकल। जैसे देखिए यहाँ पर पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, क्वार्क है, फोनॉन है। अब जैसे हम जीरो मास की बात करें तो लगभग शून्य द्रव्यमान जो है, ये न्यूट्रिनो के द्रव्यमान को माना गया है कि न्यूट्रिनो के पास जो द्रव्यमान है वो लगभग शून्य है। तो इसलिए हम ए को मिला देंगे दूसरे में, ठीक है। बाकी अब आंशिक आवेश का मतलब उस पर कुछ चार्ज हो, और आंशिक प्रचक्रण यानी कि जिसका स्पिन जो हो वो आंशिक हो, पूर्ण जिसका एक चक्कर पूरा हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा आंशिक प्रचक्रण में दोस्तों जैसे पॉजिट्रॉन की बात करें इसका हाफ होता है। तो हाफ का मतलब इसको हम पॉजिट्रॉन से मिला सकते हैं क्योंकि पॉजिट्रॉन का प्रचक्रण 1/2 होता है, तो ये आंशिक माना जाएगा, पूर्ण तो नहीं है। और आंशिक आवेश जो है दोस्तों, क्वार्क जो है इस पर आंशिक आवेश होता है 1/3 या 2/3 करके ऐसे होता है, तो ये आंशिक आवेश वाला हम इसमें मिला देंगे। अब जो बचता है आपके पास पूर्ण प्रचक्रण, ये हो गया फोनॉन में, यानी डी को हमने चौथे में मिला दिया। तो ए को दूसरे में मिलाया, बी को तीसरे में, सी को हमने मिलाया फर्स्ट में और डी को मिलाया 4 में। तो 2 3 1 4। अब 2 3 1 4 आपको जहां दिखेगा वो आंसर होगा। तो 2 से 2 ही ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, 2 3 1 4 यहाँ पर है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो गया। आप देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम बात अगर पॉजिट्रॉन की करें दोस्तों, यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण यानी एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका जो स्पिन टाइम है या प्रचक्रण है ये 1/2 है। न्यूट्रिनो की हम बात करें, ये लगभग शून्य द्रव्यमान और आवेश रहित मूल कण है, इसकी खोज पाउली ने की थी। क्वार्क की हम बात करें, क्वार्क पदार्थ का मूल कण है जिसे अधिकांश पदार्थ बने होते हैं। क्वार्क मिलकर हैड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश जो होता है यह मूल आवेश का 1/3 या फिर 2/3 होता है, पॉजिटिव में देखिएगा तो। नेगेटिव में कहिएगा तो -1/3। फोनॉन की बात कीजिए तो फोनॉन कंपन युक्त यांत्रिक के लघुत्तम क्वांटम कण है। दृढ़ क्रिस्टल विमा के कंपन में फोनॉन को पाया जाता है। अगला है दोस्तों, इनमें कौन मूलभूत कण है? मूलभूत कण दोस्तों ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, यहाँ पर पाई मेसॉन है और क्वार्क है। देखिए मूलभूत कण जो हैं दोस्तों दो प्रकार के हैं। एक तो अपने पास होता है जिसको हम लेप्टॉन कहते हैं, और दूसरा मूल कण जिसको हम क्वार्क कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्वार्क है। एक इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से एक मूल कण क्वार्क है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आप देखिए जितने भी पदार्थ हैं हमारे आसपास वो मूलभूत कणों से बने होते हैं। ये कण दो मूल प्रकारों में पाए जाते हैं, एक क्वार्क और एक लेप्टॉन। अब आप देखिए अगला सवाल है, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल के बारे में यूपीएससी ने भी कई बार प्रश्न किया है। न्यूट्रिनो तो नहीं है, लेप्टॉन भी नहीं है। बाकी ऑप्शन देखिए तो पाई मेसॉन भी नहीं है, तो हिग्स बोसॉन बचता है, और हिग्स बोसॉन को ही दोस्तों हम गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही उत्तर है। आप देखिएगा हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या फिर गॉड पार्टिकल उपनाम से जाना जाता है या फिर संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को जोड़ी जो थी वो उसमें ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे पीटर हिग्स, और दूसरे थे बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ट। और यहाँ हिग्स के नाम पर इसको हिग्स बोसॉन नाम दिया गया। वर्ष 2013 का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार था वो भी इन्हीं लोगों को दिया गया। सवाल मिलता जुलता है, हिग्स बोसॉन को और किस नाम से जाना जाता है? गॉड कण या फिर गॉड पार्टिकल के नाम से। अगला सवाल फिर से सेम टाइप का है, गॉड पार्टिकल है कौन सा इसमें से? तो हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या पूछा गया है? निकट अतीत में
हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है? यह हमें समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति यानी मास क्यों होती है। यह निकट भविष्य में हमें दो बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल को पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। अब देखिए, अगर सही कथन की बात करें दोस्तों, तो इसमें केवल पहला कथन जो है वही सही दिख रहा है। यह हमें समझने में मदद करेगा, यह समझाने में मदद करेगा कि जो मूल कण होते हैं उनमें संहति यानी द्रव्यमान क्यों होता है, मास क्यों होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि इसी में दिया गया है केवल पहला। अब आप देखिएगा यहाँ पर इस ब्रह्मांड में दोस्तों दृश्यमान द्रव्य यानी जो दिखने योग्य है, दृश्यमान द्रव्य परमाणुओं और अणुओं से बने होते हैं जिनको हम देख पाते हैं। द्रव्यमान यानी कि संहति वह भौतिक गुण होता है जिसमें इन कणों को ठोस रूपाकार मिलता है। उप परमाणविक कणों में द्रव्यमान की उत्पत्ति को समझने के लिए हिग्स बोसॉन कणों की खोज का अपना महत्व है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसकी खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। अगला सवाल है आपके पास, निम्नलिखित में से किस कण पर जीरो चार्ज होता है? अभी हमने देखा न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के अलावे दोस्तों जो न्यूट्रिनो है इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी भी सही होगा। एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई आवेश नहीं होता है। यह बहुत कम द्रव्यमान का होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक। दोस्तों यहाँ पर अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? मैंने बताया था दोस्तों, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है, चूंकि इसका जो चार्ज है वो दो प्रोटॉनों के बराबर है, तो द्रव्यमान भी इसका दो प्रोटॉनों के बराबर होना चाहिए था। लेकिन उस हिसाब से सोचिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दो प्रोटॉन होने का मतलब कि ये हीलियम के जैसा हो गया। हीलियम में दो प्रोटॉन होते हैं, तो आप ऐसे याद रखिए इसका जो द्रव्यमान है वो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अल्फा कण का चार्ज होता है दो प्रोटॉनों के चार्ज के बराबर, और जिसमें दो प्रोटॉन हैं वो हीलियम होगा, एक प्रोटॉन वाला हाइड्रोजन होगा। तो आप देखिए अल्फा कण हीलियम के नाभिक के समान दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसलिए ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं जिनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होगी। सवाल है दोस्तों, हीलियम नाभिक में होता है केवल एक प्रोटॉन। हीलियम अभी मैंने बताया इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है हीलियम का दोस्तों, और परमाणु क्रमांक Z2 होगा। तो परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को ही। तो अगर परमाणु क्रमांक 2 है इसका मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या भी 2 होगा। तो 2 प्रोटॉन के साथ इसमें 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो ऑप्शन सी को हमें सही लगाना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। फिर पर भी ऑप्शन सी को ही सही माना गया है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या को भी दिया गया है। और ऐसे भी नाभिक की बात की जा रही है, तो नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होता है, तो केवल प्रोटॉन तो ऐसे भी सही नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी था। हाइड्रोजन न्यूट्रॉन रहित होता है, तो ऑप्शन सी सही है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो 1 हो गई। और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक यानी प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि सबसे भारी जो ट्राइटियम होता है तीसरा वाला, उसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। तो जनरल जो हाइड्रोजन होता है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए उसका द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है, आपने देखा होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा किरण में पॉजिटिव चार्ज होता है, और अल्फा किरण चूंकि अल्फा कण से ही बना होता है, अल्फा कण में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। गामा पर कोई चार्ज होता नहीं है, तो ये उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं रहता है।
और बीटा कण नेगेटिव चार्ज रहता है, तो बीटा कण इसका सही आंसर होगा। अल्फा किरण अल्फा कण से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तथा गामा कण बिना आवेश वाली होती है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित होने वाली किरणों में अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरणें हैं। आप देखिएगा, इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन है यहाँ कैथोड किरण, बीटा किरण तो नेगेटिव चार्ज है, रेडियोधर्मी द्वारा बीटा किरण किरण का उत्सर्जन तो होता है, लेकिन यहाँ धनात्मक आवेश वाला पूछा गया है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अल्फा किरण सही आंसर होगा, क्योंकि ये धनात्मक आवेश इस पर होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है, सॉरी सी सही आंसर है। आप देखिएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर के एक अल्फा कण बनते हैं। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं और इन पर 2 इकाई का धन आवेश होता है। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धनात्मक रूप से आवेशित होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैथोड किरणें निम्न दाब पर गैस युक्त एक डिस्चार्ज ट्यूब में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आप देखिएगा तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है दोस्तों, परमाणुओं में कक्षों यानी ऑर्बिट्स को भरने के क्रम में नियंत्रित होता है ऑफ बाउ सिद्धांत, यानी किस सिद्धांत द्वारा हम लोग परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। ये 11th में पढ़ना था, तो यहाँ पर आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से सिद्धांत के अनुसार उसमें भरा जाता है। ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत, ये तो लाइट से रिलेटेड है। हुंड का नियम, इसके द्वारा भी नहीं होता है। पाउली के अपवर्जन सिद्धांत जो लेटेस्ट है और जिसके आधार पर आपके कक्षों में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन को फिक्स किया जाता है या उनको कंट्रोल किया जाता है, भरा जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट्स भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। देखिएगा दोस्तों, ऑफ बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले स्तर में जाता है और उसके बाद यह, जब वह स्तर पूरा भर जाता है, उसके बाद यह इलेक्ट्रॉन जो होता है या बचे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उससे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में जाते हैं और जब वह भर जाता है फिर उसके ऊपर वाले में, और यही क्रम चलता रहता है। ऑफ बाउ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। ऑप्शन है आपके पास अभिविन्यास से, आकृति से, आमाप से या चक्रण से। सही उत्तर होगा अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन से। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। यहाँ पर रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी एम का संबंध प्रिंसिपल क्वांटम संख्या एन कक्ष के आकार और ऊर्जा को एजीमुथल क्वांटम संख्या यानी एल जो है वो कक्ष की त्रिविमीय आकृति को तथा स्पिन क्वांटम संख्या एस कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है। तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपके पास बीपीएससी प्री 2019 का, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या का सूत्र हमने पढ़ा था दोस्तों, नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है ये पता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या मालूम है। आपको पता होगा कि सामान्य तौर पर परमाणु विद्युतः उदासीन होते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है।
तो यदि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन 18 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी 18 हो गए। तो प्रोटॉनों की संख्या 18 और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर 20 दिया है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 38 आपका द्रव्यमान संख्या आ जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर ऑप्शन सी जो है उसको सही उत्तर माना जाएगा। इसमें भी वही चीजें बताई गई हैं आपको। क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उसकी द्रव्यमान संख्या अभी आपने देखा प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। सवाल देखिए, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है। निश्चित तौर पर यही सही है। द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग को। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जनरली इसको ए से डिनोट किया जाता है। अगला सवाल है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड, यहाँ पर इसका परमाणु लिखा गया है। आपको बताना है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखो, इसमें ऊपर जो नंबर लिखा है 242, ये डिनोट करता है द्रव्यमान संख्या को। नीचे जो लिखा है 94, ये परमाणु संख्या को दिखाता है, यानी कि यही प्रोटॉनों की संख्या भी हो गई। और ए आपको मालूम है कि द्रव्यमान की संख्या जो होती है वो किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब बताओ, यहाँ द्रव्यमान संख्या 242 है और प्रोटॉनों की संख्या 94 है, न्यूट्रॉनों की हमें बतानी है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए इधर लाके माइनस कर दोगे। तो देखो, 12 में से 4 को माइनस करोगे तो लास्ट में 8 आएगा और यहाँ पर बच गया कितना आपके पास? 23 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 14, यानी 148 न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वही काम यहाँ पर किया गया है और ये वही फॉर्मूला है जिसको मैंने यूज किया था। अगला सवाल आप देखिएगा, कई बार पूछा गया है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग रहती है। प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या का मतलब परमाणु क्रमांक उसके स्थान से है, उनका जो आवर्त सारणी में स्थान होता है पीरियोडिक टेबल में। तो अगर संख्या समान है यानी कि उनका स्थान भी समान होगा तो उनको हम समस्थानिक बोलते हैं। ऑप्शन डी निश्चित तौर पर। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने का मतलब कि द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो गया लेकिन परमाणु संख्या समान हो गया तो उनको समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग होती हैं, उनको आइसोटोप्स यानी समस्थानिक कहते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या तो समान होती है, कारण है उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं प्रोटॉनों की संख्या में, यानी कि एक ही तत्व के अगर समस्थानिक हैं तो उनमें अलग-अलग क्या होगा? हमने देखा था कि उनकी परमाणु संख्या तो समान होगी, परमाणु संख्या क्या होगी? समान होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होगा। द्रव्यमान संख्या क्या होगा? ये डिफरेंट होगा। कारण क्या है? हमने पढ़ा था कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो जाती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग-अलग हो जाती है, इसलिए द्रव्यमान संख्या भी अलग-अलग होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या तो समान होगी, अलग-अलग नहीं होगी निश्चित तौर पर। आगे देख लेते हैं ऑप्शन, यहाँ पर देखिएगा द्रव्यमान संख्या अलग-अलग होती है निश्चित तौर पर, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया था क्या अलग-अलग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन समस्थानिक के बारे में ही है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान हो। नहीं, परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक अलग-अलग हो तो इनको हम समभारिक बोलते हैं। परमाणु भार अलग-अलग लेकिन परमाणु क्रमांक का समान, ये सही है, इनको समस्थानिक बोलते हैं। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इसमें पूछा गया है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप, आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक बोलते हैं। वह नाभिक है जिसमें, तो आइसोटोप किसको बोलते हैं? जिनमें परमाणु संख्या यानी जेड क्या हो? सेम हो, प्रोटॉनों की संख्या सेम हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी ए। अब द्रव्यमान संख्या अलग है तो न्यूट्रॉन की संख्या, ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं। द्रव्यमान की संख्या भी और न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग-अलग। तो न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है जो प्रोटॉनों की संख्या, अच्छा, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है और प्रोटॉनों की संख्या अलग-अलग होती है। बिल्कुल नहीं, प्रोटॉनों का संख्या समान होना है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। ये हो जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने से उनका जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही सही आंसर है।
अगला सवाल है, इसमें पूछा गया है कौन सम न्यूट्रॉनिक है। सम न्यूट्रॉनिक यानी जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, जैसे इसमें निकालना है तो केवल ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो, या इनका डिफरेंस देख लो, ठीक है। जैसे C612 है, इसमें से माइनस कर दो तो यहाँ पर 6 आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर 14 में से 7 गया 7, और यहाँ जो माइनस करोगे आप तो यहाँ 8 आएगा। तो ये तो सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। यहाँ पर देखो 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 नहीं आया तो ये नहीं हुआ। यहाँ 14 है तो यहाँ कितना हो गया, 8 आ गया। यहाँ 8 7 15, 8 यहाँ भी आ गया और 8 यहाँ भी आ गया। तीनों जगह डिफरेंस 8 का है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो गया निश्चित तौर पर। यहाँ पर ये सम न्यूट्रॉनिक है। आप देखिएगा यहाँ पर विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको आइसोटोन्स कहते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालिएगा, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या, और इसमें ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू में जो बड़ी वैल्यू है ये द्रव्यमान संख्या है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया गया है। 14 माइनस 6 8 आ गया, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तीनों जगह 8 है, इसलिए ये सम न्यूट्रॉनिक हो गए। अगला सवाल है आपके पास, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे। रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से या गाइगर काउंटर से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गाइगर काउंटर से रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो ऑप्शन बी सही आंसर था। गाइगर सिस्मोमीटर है, यहाँ पर एमीटर है, एमीटर से तो हम विद्युत धारा को मापते हैं। तो गाइगर काउंटर को गाइगर मुलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण संसूचक है जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जनों का भी पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। आखिरी क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक का और इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 41 लास्ट क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पूछा गया है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। हमने देखा था हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। तो ये आखिरी सवाल था। आप देखिएगा अंटोइन हेनरी बेकुरल ने एक फ्रांसीसी ये भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने 1896 में सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की खोज की। यह खोज इन्होंने स्फुरदीप्ति पदार्थों के अध्ययन के दौरान की थी, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसके बाद आप देखिएगा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन इत्यादि के बारे में पढ़ना है, और ऐसे ही पहले नोट्स और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग कमेंट किया कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं द जीएस सॉल्वर पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।